अभिषेक जी मुस्लिम वोट इतनी ताकत रखता है, कहते हैं कि वह जिस पाले में चला जाए उसकी सरकार बन जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आज वह काफी पिछड़ा नजर आता है। इसका आज जिम्मेवार किसको मानते हैं आप, किस नजर से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी धन्यवाद। आपने बहुत संजीदा सवाल रखा है और इस सवाल को जो है कि अगर हमें देखना होगा, अगर हम इस सवाल को समझना चाहते हैं तो हमें मुस्लिम समाज के विभिन्न पहलुओं को सामने लाना होगा कि ऐसा है कि मुस्लिम समाज आज़ादी के पहले एक बहुत ही सशक्त, राजनीतिक रूप से बहुत सशक्त था। उसकी जो है आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी या औरों के मुकाबले ठीक थी। और अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो उस समय मुस्लिम समाज में काफ़ी रिनाउड बड़े-बड़े स्कॉलर भी थे। लेकिन आज़ादी के बाद से अगर ये बातें हम देखें मुस्लिम समाज में, तो हमें हर पहलू में क्या है, मुस्लिम समाज की अवनति दिखाई देती है। राजनीति में भी मुस्लिम समाज, उनके पास कोई बड़ा लीडर नहीं है। सामाजिक रूप से भी मुस्लिम समाज भेदभाव का इस देश में शिकार हो रहा है और जो नौकरियां हैं उसमें भी मुस्लिम समाज की जो है बहुत कम भागीदारी है। जो देश का संसाधन है उसमें भी मुस्लिम समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है। अब सवाल ये है कि इसके लिए हम जिम्मेदार कैसे, किसको हमें इसके लिए जिम्मेदार हम किसको ठहरा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर हम इनको जज करना चाहें, कि अगर हम किसी समस्या को जज करके आगे समझना चाहें, तो हमें जरूरी है कि जो उस समाज में जो आइडियल हैं, हम उनकी बातों को जरूर समझें। उन्होंने जो कमांड दिया है, जो दिशा निर्देश दिया है, तो क्या मुस्लिम समाज उसको, उस पे चलने की कोशिश कर रहा है या वो दूसरी जो अन्य बातें हैं उस पे ज्यादा अमल करता है। तो इस लिहाज से जो है कि मैं मोहम्मद साहब का ही एक जो है वाकया है, वो आपके सामने रखता हूँ। मोहम्मद साहब ने जो तालीम के बारे में कहा है कि तालीम जो है वो आपको हासिल करनी है किसी भी कीमत पे, चाहे वो आपको चाइना से ही क्यों ना हासिल करनी पड़े। तो एक तो क्या है कि मोहम्मद साहब तालीम के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, बहुत जोर देते हैं कि हमारे लिए तालीम का बहुत बड़ा महत्व है। दूसरा, अगर हम मोहम्मद साहब की ज़िंदगी का अगर निचोड़ देखें, तो जब तक मोहम्मद साहब सशरीर उपस्थित थे, तब तक उन्होंने जो भी गरीब हैं, मजलूम हैं, लाचार हैं, बेचारे हैं, उनके लिए उन्होंने संघर्ष किया। अब हम थोड़ी ये जो उनकी बात है, उनको हम थोड़ा भारत के संदर्भ में टटोलने की कोशिश करें कि क्या जो भारत में मुस्लिम समाज है, उसकी तालीम की दिशा क्या है? उसकी तालीम का लेवल क्या है? और जो मोहम्मद साहब ने उनको दूसरी बात बताई कि आपको हमेशा गरीबों के, मजलूमों के, शोषितों के, वंचितों के साथ खड़ा होना है, उनका साथ देना है। तो ये भी हम देखें कि आखिर भारत में मुस्लिम समाज का इस पे क्या रुझान है। तो साथियों, अगर इन सब बातों को हम चर्चा करते हैं, तो मुस्लिम समाज की अगर तालीम के बारे में बात की जाए, तो सबसे जो हमारे पास जो सबसे लेटेस्ट तालीम के बारे में आंकड़ा है, वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हमें ये बताती है कि मुस्लिम समाज का जो लिटरेसी रेट है पूरे देश में, वो देश का जो एवरेज है उससे कम है। मुस्लिम समाज लगभग 59-60% के करीब जो है लिटरेट है। और मुस्लिम समाज में जो हायर एजुकेशन है, जो उच्च शिक्षा है, 2 से 3 समुदाय हैं, उनकी जो शिक्षा का लेवल है उच्च शिक्षा में, वो जो 2 से 3% है, इसका भी लगभग 35-36%। तो इस लिहाज से हम जो है मुस्लिम समाज की जो शिक्षा में हम देखते हैं क्या हालत है। और मुस्लिम समाज के जो बच्चे हैं प्राइमरी लेवल पे, वो करीब 59-60% स्कूल अटेंड करते हैं। और मुस्लिम समाज में शिक्षा के मामले में ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा है। इस देश में जितने भी समुदाय हैं, सामाजिक सामाजिक समुदाय हैं, धार्मिक समुदाय हैं, उसमें मुस्लिम समाज का स्कूलों से ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज की जो शैक्षणिक हालत है, वो औरों के मुकाबले में सबसे कम है, सबसे कमजोर है, ये हम कह सकते हैं। यानी कि जो पहली बात मोहम्मद साहब की है कि तालीम के ऊपर सबसे ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत है, तो कहीं न कहीं आजादी के बाद से मुस्लिम समाज तालीम के मामले में पिछड़ रहा है। ये मुस्लिम समाज के लिए बहुत चिंता का विषय है। जिस तरह की
जिस तरह का हालत आजादी से पहले था, अगर उस हालत को भी मुस्लिम समाज बरकरार रखता तो आज मुस्लिम समाज कम से कम तालीम के मामले में वो एक अग्रणी समाज होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम समाज के साथ ऐसा हो क्यों रहा है। तो साथियों, क्या है कि ये बात सही है कि किसी भी समाज का जो भविष्य है वो उसके पढ़े लिखे लोगों पे निर्भर करता है। उसके पढ़े लिखे लोग सोचते हैं, विचारते हैं और जो नीति है उसका निर्माण करते हैं, उसको लागू करते हैं, उसके माध्यम से समाज आगे बढ़ता है। लेकिन मुस्लिम समाज के पास तो जो पढ़े लिखे लोगों की हालत है वो हम आंकड़ों के माध्यम से हमने देखा कि जो होनी चाहिए थी वैसी नहीं है, वो अन्य समुदाय की तुलना में कमजोर है या पिछड़े हैं। अब इसका इसका मुस्लिम समाज के ऊपर क्या असर है, हम अगर इसको असर को देखें तो इसका ही, क्योंकि शिक्षा में पिछड़ेपन के कारण ही मुस्लिम समाज सबसे ज्यादा जो असंगठित क्षेत्र है उसमें जो ट्रेडिशनल जो रोजगार है, ऑक्यूपेशंस है, उसमें सबसे ज्यादा इंगेज है। मुस्लिम समाज की लगभग 90% जो आबादी है, 90 से 90% के करीब जो आबादी है वो असंगठित क्षेत्रों में, खास करके जो पुश्तैनी या जो ट्रेडिशनल रोजगार है उसमें लगी हुई है। सरकारी नौकरियों में मुस्लिम समाज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो लगभग 5% के करीब है। वो कभी 20%, आजादी से पहले 20% के करीब था, लेकिन आज की हालत में वो 5% के करीब है। और प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां हैं उसमें मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंटेशन यही 5 से 7% के बीच में है, 6 साढ़े 6 के आसपास है। बाकी जितना भी मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंटेशन है वो असंगठित क्षेत्र में है, और उसमें भी असंगठित क्षेत्र में भी जो नौकरियां हैं उसमें जो ट्रेडिशनल है उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज अपने आप को लगाए हुए है। इसका असर क्या है, इसका हम नतीजा, इसको हम किस तरह से देखें? तो साथियों, ये तालीम न होने के कारण मुस्लिम समाज को जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए उस तरह से आजादी के बाद से मुस्लिम समाज नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसलिए मुस्लिम समाज के लिए जो सबसे पहले काम करने की जरूरत है वो तालीम देने की जरूरत है कि मुस्लिम समाज को कैसे हम स्कूलों में पहुंचाएं, कैसे हम उनको उच्च शिक्षण संस्थानों में पहुंचाएं। इसके लिए जो सरकारें हैं उनको बहुत प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि जो लोग ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन में हैं उनके अंदर अगर इच्छा होती भी है कि वो तालीम हासिल करें, लेकिन आज के दौर में जो ग्लोबलाइजेशन है, जो इस देश में जो व्यवस्था का शिक्षा का व्यापारीकरण का दौर चल रहा है, इस दौर में एक सामान्य या एक ट्रेडिशनल या एक जो है पुश्तैनी पेशे में लगे हुए व्यक्ति के लिए इस उच्च शिक्षा हासिल करना बड़ा मुश्किल का काम। जब तक वो सरकारों द्वारा मदद नहीं मिलेगी, सरकार की कोई इस पे स्पष्ट नीति नहीं होगी, तब तक वो इस देश में शिक्षा और उच्च शिक्षा को हासिल नहीं कर सकता है। ये चीज हम मुसलमान समाज के बीच में अगर देखें तो हम पाएंगे कि भाई मुसलमान समाज जो है शिक्षा महंगी होने के कारण या शिक्षा इनसे दूर होने के कारण जो है ये शिक्षित नहीं हो पाते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा जो है 90% के करीब ये अपने पेशेवर रोजगार में लग जाते हैं, और खास करके 15 साल के होते होते ये रोजगार में आ जाते हैं। मतलब क्या है कि जो संविधान में कहा गया है कि 15 साल या 18 साल तक के लोगों को जो है सुकुमार, सुकुमार का मतलब है कि हम जो 21 साल के लोग हैं उनको एडल्ट बोलते हैं। ये मतलब चाइल्डहुड में ही इनको रोजगार के प्रति जो है ये रोजगार करने के लिए या रोजगार से जुड़ने के लिए मजबूर है। तो अब हमें ये समझने की जरूरत है कि भाई आज तक की सरकारों ने इनके लिए क्या किया है, और खास करके जब जो समाज के अंदर शिक्षा नहीं होती है, जैसे महात्मा फुले साहब ने कहा कि विद्या बिना मति गई और मति बिना नीति और नीति बिना गति और गति बिना धन। तो अगर इस बात को हम ध्यान में रखें तो जिस समाज से शिक्षा को दूर किया जाता है वो समाज जो है देश की जो नीतियां हैं वो भी समझने में विफल हो जाता है, और जो समाज नीतियों को समझने में, जो सरकारों की नीतियों को समझने में विफल हो जाता है, उसकी जो है गति, उस समाज की जो
दिशा है, जो गति है, वो भी क्या है, बिगड़ने लगती है, कमजोर हो जाती है। और जब दिशा कमजोर हो जाती है तो उस समाज की माली हालत, आर्थिक हालत भी क्या हो जाती है, खराब होने लगती है। ये बात महात्मा फूले ने 1848 के आसपास कही थी, लेकिन वो उस समय ये बात मुस्लिम समाज पे लागू नहीं होती थी, लेकिन आज महात्मा फूले की ये बात जो है मुस्लिम समाज पे हूबहू लागू होती है, शब्दशः लागू होती है, कि जो समाज आजादी से पहले मजबूत समाज था, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में, चाहे और किसी क्षेत्र में, लेकिन आज ऐसी हालत नहीं है। तो मुस्लिम समाज को इस हालत में पहुंचाया किसने? तो अगर ये हम देखेंगे, तो अगर केंद्र की सरकारों का अध्ययन करें, तो इस देश में आजादी के बाद से मुस्लिम समाज का बड़ा सहयोग जो है कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है, आज भी है। तो सबसे ज्यादा प्रदेशों में और इस देश की सरकार को चलाने वाली जो सरकार है, उसमें निर्विवाद रूप से कांग्रेस पार्टी सबसे आगे, सबसे ज्यादा। और मुसलमान समाज का कांग्रेस पार्टी को बड़ा खुल के सपोर्ट भी रहा है। लेकिन अब समझने की बात है, कंट्राडिक्शन है, ये विरोधाभास है कि जो समाज इतना सरकार को मदद करता है सरकार बनाने में, वो सरकार आखिर ऐसा क्यों नहीं उसको उस समाज के लिए काम करती है कि उसकी शैक्षणिक हालत मजबूत हो, आगे बढ़े, वो शैक्षणिक रूप से मजबूत हो, वो आर्थिक रूप से मजबूत हो, वो सामाजिक रूप से जो भेदभाव है उसका भी वो शिकार ना हो। तो ऐसी जिस सरकार को जो समुदाय इतना समर्थन देता है, आखिर वो सरकारें ऐसा उसके लिए क्यों नहीं करती? अगर हम ये इस बात को थोड़ा सोचेंगे, समझेंगे, तो साथियों हमें इस देश का जो इतिहास है, इस देश का जो समाज शास्त्र है, ये दोनों हमें समझने की बहुत जरूरत है। हम बिना इसके समझे हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि हम जिन सरकारों को मदद करते हैं, उनको केंद्र में लाने में, सत्ता के केंद्र में लाने में, मजबूत करने में, आखिर वो सरकार उन्हीं के खिलाफ ऐसी नीतियां क्यों बनाती? तो अगर इस देश का इतिहास देखेंगे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का इतिहास तो बहुत सारे लोगों ने लिखा है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस इतिहास जो लिखा है, वो जो मूल इस देश का इतिहास है, जो इस देश का ओरिजिनल हकीकत वाला इतिहास है, उसको छिपाने की कोशिश की। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने, महात्मा फुले ने जो इतिहास इस देश का बताया है, वो इस देश का जो सही इतिहास है वो बताया है। और बाबा साहब अम्बेडकर इस मामले में ये बात कहते हैं कि इस देश में दो विचारधाराएं हैं जिनके बीच में निरंतर संघर्ष हो रहा है। एक है मनुवादी विचारधारा और दूसरी है मानवतावादी विचारधारा। पहले इस देश में बौद्ध धर्म का प्रचलन था। इस देश के कारण जो है, आपको सबको पता है कि बौद्ध धर्म श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, भूटान, तिब्बत, चाइना, जापान, दुनिया के कई देशों में इस देश में बौद्ध धर्म प्रचलित था। उसके कारण दुनिया के कई देशों में यहाँ से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। यानी कि यहाँ की जो आवाम थी वो मूलतः बौद्ध धर्म से संबंधित थी। लेकिन इस देश में वैष्णविज्म और शैविज्म के कारण जो बौद्ध धर्म का को बहुत नुकसान हुआ। और उसके बाद जो है, जो इस्लाम है, मैं ये बताना चाहता हूं कि शैविज्म और वैष्णविज्म के कारण लगभग 90% जो बौद्ध लोग थे वो आज का जो हिंदू धर्म है इसमें कन्वर्ट हो गए। और जब इस्लाम आया, उसने भी नुकसान पहुंचाया बौद्ध धर्म को। तो इसका कलेक्टिव असर ये हुआ, लगभग 90% लोग बौद्ध धर्म छोड़ के इस्लाम धर्म को, हिंदू धर्म को ग्रहण कर लिए। और फिर कालांतर में ये आगे चल के इस देश में जब इस्लाम आया, तो इस हिंदू धर्म से बड़ी संख्या में लोग इस्लाम की तरफ गए। यानी कि मूल रूप से अगर देखा जाए तो इस्लाम में कौन लोग गए? जो मूलतः बौद्ध लोग थे। यानी कि ये देखा जाए कि आज के जो लोग बौद्ध हैं, या जो लोग बौद्ध जिनकी परंपरा है, या इस देश में आज भी, क्योंकि जो लोग जो ब्राह्मण धर्म की या जो लोग मनुवाद की विचारधारा को नहीं मानते हैं, उसका विरोध करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो मूल रूप से वो बुद्धिस्ट लोग हैं। और इस देश में जो दूसरे बुद्धिस्टों के अलावा जो दूसरा सबसे अन्याय, ज्यादा अत्याचार, अन्याय, सामाजिक रूप से भेदभाव जो होता है, वो इस देश में
मुसलमानों के खिलाफ होता है, माइनॉरिटीज के खिलाफ होता है। तो ऐसा क्यों है कि इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और माइनॉरिटी के साथ एक ही तरह का सलूक होता है? किसी के साथ जातिगत अत्याचार होता है तो किसी के धर्म के आधार पर अत्याचार होता है, किसी को धर्म के बीच में फिर जाति का दंश झेलना पड़ता है। ऐसा क्यों है? ये इसलिए है सांस्कृतिक रूप से इस देश में जो शेड्यूल कास्ट हैं, इस देश में जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इस देश में जो ओबीसी हैं, इस देश में जो मुसलमान या कन्वर्टेड माइनॉरिटीज बोलते हैं हम उनको, तो ये लोग एक ही जो परंपरा के, एक ही कल्चर के लोग हैं। लेकिन इन्होंने अपना जो है फेथ बदल लिया है, कोई इस्लाम में चला गया है, तो कोई अनटचेबल ही रह गया है, तो कोई ओबीसी हो गया है। तो लेकिन इनका जो रूट है, जो ओरिजिन है, जो कल्चर है, वो क्या है? एक है। लेकिन चूंकि कालांतर में ये बदलने के कारण और शिक्षा न होने के कारण इन लोगों के आपस में जो तालमेल होना चाहिए वो तालमेल नहीं है, जिसके कारण ये आपस में बटे हुए हैं और सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से ये काफी कमजोर हैं, जो आज भी हमें दिखाई दे रहा है। या हम आज भी देखते हैं तो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब्स हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे रिलीजियस माइनॉरिटी या मुसलमान हो, इनकी आप बस्तियों को देखिए। गांव में जब इनकी बस्तियों को आप देखेंगे तो अगल-बगल पाएंगे, एक दूसरे के अगल-बगल हैं। ये बात ये बताती है, ये एविडेंस है, ये प्रूफ करती है कि ये विचारों में तो परिवर्तन हो गया, धर्म में परिवर्तन तो हो गया, लेकिन रहने के स्थान में परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहले से ही एक जगह लोग रहते थे और उन्होंने अपना फेथ बदला, रिलीजन बदला, लेकिन वो रहने का स्थान नहीं बदला। ये कारण है कि आज भी ज्यादातर इस देश में जो आपको मुसलमानों को बस्ती मिलेगी वो शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब्स के आसपास ही मिलेगी। तो ये जो कल्चरल रूप से सिमिलरिटी या समानता है, वो हमें समझने की जरूरत है। और इस देश में जो जातिवादी लोग हैं, जो मनु के विचार या मनुवादी लोग हैं, वो इस देश में सरकारें बनाते हैं और मुस्लिम समाज को वो कहीं न कहीं भ्रमित करते हैं। और भ्रमित करते हैं इसलिए मुस्लिम समाज उनका साथ तो देता है, लेकिन वो मुस्लिम समाज को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ाने की कोई नीति नहीं बनाते हैं। हम ये आज़ादी के बाद से अगर हम देखें, तो मुस्लिम समाज की जो अवनति हुई है सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में, तो इसका एक बड़ा कारण है। जी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।